सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अस्सलाम जी। क्या अली कैसे हैं अभी आप? ठीक हैं? ठीक ठाक सर, अल्लाह करम सर। आप सुनाए कैसे हैं? जी वंडरफुल, बिल्कुल ठीक हैं। अ, और टाइम कैसा गुजर रहा है? सर बोरिंग गुजर रहा है, बस घर पे ही होते हैं सर ज़्यादातर। अच्छा 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 अच्छा। घर वाले निकलने नहीं देते बाहर सर। हाँ नहीं वो ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, बेहतर है। जी सर। चलो ठीक है। अ, अच्छा जी, आप वकास आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी वंडरफुल, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, बिफोर स्टार्ट हैव यू कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? नो सर। अच्छा, ये कुछ नहीं चीज़ें सर। हमने अभी वी वर टॉकिंग, और ये हमने वो जो चेंज के हवाले से बातें हो रही हैं, इसी को हम मतलब लेके चलेंगे। और ये हमारा लाइक इसको होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर कर्ट ल्यूवन, जो पहले भी हमने आप लोगों को से बात की थी, उसकी वजह यह है कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें ये चीज़ें बार बार उसका कोई जिक्र है, और बल्कि एक जो चीज़ थी वो हम अभी मैं बेसिकली उसका फील्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस बेसिकली था। तो अभी हम उस पर बहरहाल बात करते हैं। In fact, this gentleman, Kurt Lewin, was an American psychologist and having contributed to science, group dynamics, and action research, but perhaps he is being well known for developing force field analysis. So, my dear, if you're going to see your outline, तो उसका जो पार्ट डी है उसके अंदर फोर्स फील्ड एनालिसिस मिलेगा आपको। अच्छा, अब ये थोड़ी सी चीज़ एम्बिगुअस है। मैं अभी बिफोर स्टार्टिंग माय ओन थॉट एंड रैशनल, तो अली आपसे पूछूंगा इससे क्या मतलब लगता है फोर्स फील्ड एनालिसिस? सर ये देख साइंटिफिक कोई टर्म लग रही है सर, ये फाइनेंस के मुतालिक तो नहीं लग रही कुछ। नहीं, ये फाइनेंस की तो है ही नहीं है। जी सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे क्या मतलब आप समझते फोर्स फील्ड एनालिसिस? और दुनिया का अली कोई भी एनालिसिस ज़रूरी नहीं होता कि वो फाइनेंस में ही होगा। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा था कि हम इस टाइम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना सर, उसके हवाले से तो नहीं लग रहा ये। नहीं, अच्छा अच्छा, वकास साहब आप बताइए बेटा। नो आइडिया सर। अच्छा, देखो, इसको जनरली आप लोग फोर्स किसको कहते हैं कि जो चीज़ इम्पैक्ट करती है, और फील्ड से मतलब यहाँ क्या है आपके सराउंडिंग में, सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, वो आपकी फील्ड है किस्म। तो फोर्स फील्ड एनालिसिस में जब कोई काम करते हो तो देखा आपकी दो फोर्सेस एक हैं, वो जो लास्ट टाइम भी मैंने बात बताई थी कि वो है आपका, एक ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं और एक आपकी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं। और ड्राइविंग फोर्सेस नेचुरली कहाँ से आती हैं? आपके इर्द गिर्द, आपकी मोटिवेशन जिसको कहते हैं। आप कहते हो जी मैं एक बंदे को मिला और उसने मुझे बड़ा इनकरेज किया और उसकी वजह से मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो वो बंदे की जो मुलाकात है वो आपको ड्राइव कर रही है कि कुछ मैं करूं। आपकी एक बंदे से मुलाकात होती है, उसने नेगेटिव पिक्चर पेश की, और आपके अंदर जो काम करना भी था आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करना चाहता। फियर जिस तरह बंदे का होता है, खौफ है, नहीं यार ऐसा ना हो जाए, मैं नहीं करता जी। ये आपकी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं। तो माय डियर,
असल में ये जो फोर्स फील्ड एनालिसिस का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आप चेंज लाने की तरफ लाती हैं, और वो कौन सी चीज़ है जो हमें चेंज लाने की तरफ मना करती हैं। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज बेसिकली यस सर। कॉल्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस। वकास बेटा क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब आइए ज़रा इसमें इंट्रोडक्शन में। Force field analysis is an influential development in the field of social science. It provides a framework for looking at the factors, forces that influence a situation. Originally, social situations, it looks at forces that are either driving movement toward a goal, helping forces, or blocking movement toward a goal or hindering forces. तो अभी माय डियर जो मैं बात कर रहा था, तो फील्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस आप एक इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट है जो सोशल साइंसेस में हुई, और ये फ्रेमवर्क हमें बताता है माय डियर कि हमारी वो कौन सी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं जो ड्राइविंग हैं, और वो कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें रिस्ट्रेन करती हैं, ब्लॉकिंग मूवमेंट है, या हिंडरिंग फोर्सेस हैं। तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम करके देखिएगा, या जो करना चाहेंगे, जो चेंज लाना चाहते हैं, वो उस चेंज में कुछ फोर्सेस आपकी ड्राइविंग है और कुछ रिस्ट्रेनिंग है। वो जो चीज़ आपको इंडिकेशन आए कि नहीं 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 यार मुझे नुकसान होगा या मैं नहीं करता, वो आपकी ब्लॉकिंग मूवमेंट्स हैं, और जो आपको इंस्टिगेट करें कि नहीं मैंने कुछ करना है, वो आपकी ड्राइविंग फोर्सेस होंगी। यू गॉट द पॉइंट? और इन चीज़ों के एनालिसिस को हम क्या नाम दे रहे हैं? फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। और ये फोर्स फील्ड एनालिसिस हु हैव गिवन? कर्ट ल्यूवन, दिस मैन। मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यस सर। अब आइए, इन फैक्ट द ल्यूवन 3 स्टेप मॉडल ऑफ ल्यूवन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब चेंज आती कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो द जेंटलमैन हैव सेड कि फोर्स फील्ड एनालिसिस इज अ मैनेजमेंट टेक्निक developed by Kurt Lewin, a pioneer in the field of social sciences, for diagnosing situation. ठीक है? Lewin assumes that in any situation there are both driving and restraining forces that influence any change that may occur. और वो देख लें वो क्या है जी, कि एक ड्राइविंग फोर्सेस हैं, एक रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, और इक्विलिब्रियम होता है। अली इसको ज़रा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। Force field analysis is a management technique developed by Kurt Lewin, a pioneer in the field of social sciences for diagnosing situations. अली, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि जी जो कर्ट लीवन का मॉडल है वो 3 स्टेप मॉडल है, और उनमें 3 चीज़ें हैं, एक ड्राइविंग फोर्स है, Driving force, restraining एक force, रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, equilibrium. और एक Yes, sir. वकास बेटा आप भी कहिएगा ज़रा। जी वकास, वकास आप मुझे सुन रहे हो? चलें, ओके, अच्छा जी। नाउ माय जी जी सर, आपकी आवाज डियर, आ रही है, माइक हुआ था। हाँ मैंने कहा था वकास, आप ज़रा थोड़ा सा इसको रिपीट करें। हमारी कर्ट ल्यूवन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, कौन कौन से क्या है, ज़रा बोलिए। सर ड्राइविंग फोर्सेस, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम फोर्सेस। चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम माय डियर आ रहे हैं पर्पस की तरफ कि इसका पर्पस क्या है। ड्राइविंग कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड फॉर कर्ट ल्यूमन, बिहेवियर वाज डिटरमिन्ड by by totality of an individual system. In this field theory, a field is defined as the totality of coexisting facts which are conceived of as mutually interdependent. uh, अली, ये पहली लाइन जो है वो क्या बताती है आप, और थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे आप? सर ये सेकंड पॉइंट जो है
नहीं बेटा, पहले वाला behavior was determined by Determined totality of an individual situation. behavior was determined by totality of जी, an individual situation. सर मतलब हर सिचुएशन के हिसाब से वो बिहेवियर डिटरमाइन किया जाएगा सर, कुछ इस तरह सर। वकास आप बताइएगा। सर मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। इंडिविजुअल की सिचुएशन से बिहेवियर जो है वो ड्राइव होता है। अच्छा, अब इसको ऐसा ले लें कि सर बिहेवियर का आपकी आवाज मतलब है कट कि रही है। आपने क्या करना है, ये बिहेवियर है। अच्छा, आप बताइएगा प्लीज। सर सर स्लाइट बटन हो। सर आ तो रही है, शायद मेरे इंटरनेट का मसला ना हो सर, बीच में लैग कर जाती है। हाँ, लेकिन मेरे, हाँ मुझे लगता है इधर क्लियर है, कभी कोई वो ऐसा जी नहीं सर, आया, वो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम ऑन योर माय साइड साइड। सर। अच्छा जी, अब देखिए, अ, अच्छा, अब देखो, अली ने, वकास ने कुछ करना है, और वो जो करना है वो बिहेवियर है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आपने किस तरह करना है, वो आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है, टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल सिचुएशन। अब मसलन अगर आपकी मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे। तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन का अच्छा होना आपके लिए क्या है, एक सिचुएशन है। और अगर मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा स्लम है, रिसेशन है, तो नेचुरली आपको भी डर है कि जी प्रॉफिट। तो मुझे बताएं कि आप कारोबार बूम में करना चाहोगे या डिप्रेशन में? सर बूम में। अली, आप बताइए। सर बूंद नहीं करना चाहेंगे सर। हाँ, तो बेटा जी, अब बूम में ही करेंगे तो नेचुरली बूम पे आपकी क्या एक सिचुएशन है। अब यस सर। उसमें आपने कहा कि यार कि जितना पैसा लगाओ, को कारोबार और करो और करो। तो वो जो कारोबार और आपने किया है, वो कारोबार करना बिहेवियर था, लेकिन वो कारोबार करने की वजह क्या थी, बूम। बूम। यस सर। तो वो एक फैक्टर है, और कई फैक्टर मिलके सिचुएशन बनती है, लिहाजा दैट्स व्हाट कर्ट बेसिकली इज टॉकिंग टू, एक बिहेवियर वाज डिटरमिन्ड बाय द टोटलिटी ऑफ इट। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, बिहेवियर कौन सा, वो डिपेंड करता है आपकी टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल सिचुएशंस। आई होप सो कि यू गॉट द पॉइंट। यस सर। और आगे फिर वो वही चीज है कि इन दिस फील्ड थ्योरी, अ फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ coexisting facts which are conceived of as mutually interdependent। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। Now my dear, after this we are moving towards the analytical purpose now। फोर्स फील्ड एनालिसिस, ये एफएफए से मतलब होगा, फील्ड फोर्स एनालिसिस इज an analysis technique to identify forces that either drive or restrain planned change aimed at solving a problem in an organization। तो लिहाजा इसका जो पर्पस है एफएफए का, और वो ये है कि हम वो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि दो किस्म की होती हैं, और वो क्या है, ड्राइव या रिस्ट्रेन। पहले ही हमने बता दिया है कि ड्राइविंग फोर्सेस, रिस्ट्रेनिंग। ड्राइविंग फोर्सेस आपको एक्टिवेट करती हैं काम करने की तरफ, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस आपको ब्लॉक करती हैं करने की तरफ। और पहले आप उसका एनालिसिस करते हो, और दिस एनालिसिस now FFA can be used to identify the forces which those which act of performance problems, opportunities. Evaluate the relative strength of force that एक्सक्यूज मी opportunities. सर। Help analyze and prioritize solutions to problem or areas
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मेरे ख्याल में लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। आज सिर्फ हम दो ही हैं पर यार, और कोई भी नहीं है। हाँ, आज और कोई नहीं आया। और अली, आपके कितने पेपर रह गए यार? मेरे 4 रह गए हैं यार। मुल्तान आपके? में किस जगह से हो? मेरे 2 रहते हैं। आप लाहौर से हैं? मैं नेटिव मुल्तान से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल लाहौर होता हूँ। जॉब लाहौर में है। मैं यार नक्शबंद कॉलोनी, महमूदाबाद। अच्छा अच्छा, ग्रेट। आ गए सर आ सर। गए? एक्सक्यूज मी सर। सर की आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी स्क्रीन शेयर हुई है, मेरे ख्याल में भी हो जाता मसला। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं लाहौर? सैफायर। ये सेफायर, ये इधर है क्या कहते हैं ये? हेलो। जी सर। अच्छा, ये सॉरी थोड़ा सा वो हुआ था प्रॉब्लम इसमें ना। अच्छा, तो अब ये बताइए, ये मेरी अब आपने ये जो स्क्रीन है इसको सुन लिया था जो मैंने कहा था जी? नहीं, नहीं सर, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, दोबारा सुनिए। जी FFA सर। can be used to identify the forces which support change as well as those which will act against it, or it can be used to assess the causes of performance problem or inhibitors to business opportunities, evaluate the relative strength of forces that affect alternative solution to performance problem or business opportunities, help analyze and prioritize solutions to problems और एरिया नीडिंग इम्प्रूवमेंट। जी, कोई इसमें प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये बेटा जी इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जी, बता दें सर, आप नहीं पता? अली बता देंगे। अली, अली, अली। सर आवाज नेक्स्ट। आ रही है? जी जी जी। सर डिस्कनेक्ट हो जाती है आवाज। हेलो? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, क्लियर है। मैं जी सर, पूछ रहा हूँ इन इन इनहिबिटर्स क्या होते हैं? सर सम काइंड ऑफ एजेंट्स सर। सब काइंड ऑफ एजेंट? जी सर, वो बिजनेस एजेंट सर। नहीं बेटा, एजेंट्स नहीं होते। इनहिबिटर्स वो फोर्सेस हैं जो ब्लॉक करती हैं, रोकने वाली। जो इनहिबिट किसको कहते हैं? कि किसी चीज की जो स्टक हो जाए, कोई चीज आगे बढ़े ना, और वो फोर्सेस जो ब्लॉक करने वाली वो इनहिबिटर्स है। सर ये लाइन नहीं समझ आ रही। इनहिबिटर्स टू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो बेटा जी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनहिबिटर्स है ना आपके। राइट राइट सर। अगर आप कहते हैं जी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, अच्छा मतलब आप रोड पे जा रहे हो, आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, आप वो स्पीड नहीं निकाल पा रहे, क्या करोगे? वो ट्रैफिक ब्लॉक होना आपके लिए क्या है? इनहिबिटर्स है। सही सर। अच्छा जी, इसमें और कोई प्रॉब्लम? सर नहीं सर, चलें। चले जी, चलते हैं। ओके। सर आज अब और कोई भी नहीं है सर? जी, और सिर्फ यू यू आर टू ओनली द जेलस एंड द नॉलेज सीकर्स। थैंक यू सर। अच्छा जी, फील्ड फोर्स प्रोसेसेस। अब देखिए, अनफ्रीजिंग, दिस इज मेल्टिंग अवे रेजिस्टेंस, चेंज, डिपार्चर फ्रॉम स्टेटस को, और रिफ्रीजिंग, चेंज बिकम्स रूटीन। ये पहले हम कह कर चुके हैं कि जब आप किसी चीज में, असल में चेंज प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ये फील्ड फोर्स प्रोसेस का मतलब चेंज प्रोसेस है। पहले चीजें अनफ्रीज होंगी, और अनफ्रीज का मतलब जो आपके माइंड में जो पहले पैराडाइम बने हुए हैं, जिस चीज की सोच आप पहले रखते हो, उसको मेल्ट डाउन करना होगा। अगर आप उसे मेल्ट डाउन नहीं करते तो माय डियर, इसका मतलब वो चीजें आपके यहाँ रिफ्रीज हैं, वो फ्रीज हैं।
और फ्रीजिंग का मतलब आप तब्दीली नहीं चाहते, ज़ाहिर बात है, और वो मेल्ट डाउन नहीं होगी, तो वो बर्फ की शेप वही रहेगी जो फ्रीज हुई हुई है। तो ये सिंबॉलिक सेंस में कर्ट ल्यूमन कहता है कि अगर आपने उसमें कोई चेंज लानी है तो आपको अपनी उस फ्रीज्ड सिचुएशन को मेल्ट डाउन करना होगा। और मेल्टिंग अवे रेजिस्टेंस, वो जो रेजिस्टेंस है, जो चीज आपको रोक रही है, जो ब्लॉक कर रही थी, नहीं 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 भाई ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर बात है मेल्ट डाउन नहीं चीज हो रही, मेल्टिंग नहीं हो रही, अनफ्रीजिंग नहीं हो रही। जब अनफ्रीजिंग नहीं हो रही तो यू स्टिल आर आई मीन अपने उस पुराने थॉट के ऊपर, और आप तैयार नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी अडॉप्टेड, चूंकि अभी रेजिस्ट कर रहे हो आप। और जब तक रेजिस्टेंस रहेगी नेचुरली आप उसमें चेंज नहीं लाओगे। फिर आ जाएगी चेंज। चेंज क्या है कि अब आपने डिपार्चर फ्रॉम द स्टेटस को, का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े थे उसमें अब ऐसा ऐसा तब्दीली लेना शुरू आप हो गए। अब यू हैव स्टार्टेड टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, या उसके स्टेप लेना शुरू हो गए। और फिर वो जब पूरी चीज चेंज हो जाती है तो नई पैराडाइम को आपने सीख लिया, उसमें कन्वर्ट हो गए। फिर आपको उसको क्या करना होगा, रिफ्रीज करना होगा। और अब रिफ्रीजिंग से यहाँ मतलब है कि वो नई चेंज जो है वो आपकी रूटीन का हिस्सा बने। इसका मतलब यू हैव फुल्ली अडेप्टेड द न्यू चेंज। तो माय डियर, दिस इज व्हाट फील्ड फोर्स एंड प्रोसेस, या सिंपल दिस मे बी कॉल्ड द Kurt-Lewin chain process. So, why to use the force field analysis focuses our attention on way of reducing the hindering forces and encouraging the positive one. जी इसमें, जी प्लीज कोई क्वेश्चन? No, sir. My dear one, when to use it? It helps team members to view each case as two set of offsetting factors. It can be used to study existing problem or to anticipate and plan more effectively for implementing change. Or in problem analysis, force field analysis is especially helpful in defining more subjective issues such as morale, management, effectiveness and work climate. जी इसमें बताइए कुछ इशू। जी क्लियर है? सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें सर। ये हेल्पफुल इन मोरल सर, ये कैसे होगा सर? देखो मोरल है ना, मतलब जी सर। आपका एक हौसला आपके अंदर कम है, तो जी सर। आप ये बेसिकली जब मोरल की कमी होगी तो आप काम करने को, अच्छा फिर क्या होता है कि आप में मोरल, आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार ये नई टेक्नोलॉजी है, ये हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे मैं जॉब से फारिग नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे स्किल ज्यादा बेहतर होंगे, मेरी प्रमोशन होगी। तो आप अपने जो मोरल के अंदर आपकी कमी थी उसको आप रिड्यूस करोगे और एक नई चेंज अपने अंदर लेके आओगे। इसी तरह मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको डिसाइड कर सकते हो ना जी, कि मतलब है कि जी आपकी मैनेजमेंट के अंदर उसको बेहतर करने के लिए आप ड्राइविंग फोर्सेस को इनहेंस करो, और अपनी कंपनी के अंदर जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस है, मसलन लोग जो हैं वो अगर 4 घंटे में 1 घंटा अगर बिला वजह फारग रहते हैं, तो मैनेजमेंट तो ये कहती है कि उसमें आप चेंज आना चाहिए, आपने लोगों को पंक्चुअल करना है, तो पंक्चुअलिटी आनी चाहिए। जब पंक्चुअलिटी आएगी, अब उसमें एक ड्राइविंग फोर्स है और कुछ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस है। ड्राइविंग फोर्सेस ये हैं कि जब आप काम करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बेहतर होती है, आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी, आपकी इज्जत बेहतर होती है, और क्लाइंटेज जो है वो बेहतर होगी, कंपनी की अपनी ओवरऑल साख बेहतर होती है, आपकी इज्जत अपनी नज़रों में बेहतर होती है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि वन शुड बी पंक्चुअल। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या होती हैं कि यार इसमें
रिस्ट्रेन ये होती है कि यार सुबह मुझे टाइम पे उठना पड़ेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये आपको मना करती है कि नहीं नहीं यार, जितने मर्जी मर्जी आ जाए। तो आपको बताना होगा कि जिंदगी में जो लोग कौमें टाइम ज़ाया करती हैं वो तरक्की नहीं करती, लिहाजा टाइम पे उठना चाहिए। और जो लोग टाइम पे नहीं उठते वो टाइम ज़ाया करते हैं अपना। तो ये टाइम पे ना उठना और प्रिपेयर होके ना आना, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस है। अब इस तरीके से आप अपनी इस फोर्स फील्ड को यूज करके आप मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हो ना, उसके इश्यूज जो हैं, इफेक्टिवनेस बेहतर कर सकते हो, और काम करने के क्लाइमेट को आप बेहतर कर सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ द फोर्स फील्ड एनालिसिस। राइट सर। जी, हाउ टू यूज। अच्छा, अब देखें, अब व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज में स्टेप नंबर 1 ये एक स्टेट द प्रॉब्लम और डिजायर्ड स्टेट एंड मेक श्योर दैट ऑल टीम मेंबर अंडरस्टैंड। पहली बात है कि इसके लिए जरूरी है कि जब आपने चेंज लानी है तो पहले आपको प्रॉब्लम को स्टेट करना होगा कि दिस इज प्रॉब्लम। क्योंकि अगर फर्ज करें आप उसे प्रॉब्लम समझते ही नहीं है तो माय डियर चेंज तो आएगी नहीं। ठीक है। और चेंज लाने के लिए पहले आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें, किसी अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझें। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्म द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस। यहाँ ब्रेनस्टॉर्म से क्या मतलब लेंगे आप लोग? सर सारी टीम बैठेगी और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर कोई अपने आइडियाज जो भी उनके जहन में आते हैं वो शेयर करेंगे और उनको बाद में बैठ कर सॉर्ट करेंगे। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि हमें उसकी तमाम पॉसिबल पॉजिटिव फोर्सेस का पता चल जाए और नेगेटिव का पता चल जाए। नंबर 3, review and clarify each force or factor. What is behind each factor? What works to balance the situation? और फिर हमने एक एक फोर्स को देखना है और उसके पीछे मजीद जो फैक्टर्स हैं हमने उनको देखना है। माय डियर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फोर्स फील्ड मॉडल ऑफ चेंज। देखिए ऐसा है, ये लाइन जो है ना हॉरिजेंटल, ये स्टेटस को है। ठीक है। अगर आप चेंज नहीं लाना चाहते तो माय डियर सारी उम्र इधर ही रहिए, ये है स्टेटस को। ये तो सर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं सर। जी जी, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जो जैसे चल रही है वही यस आपने सर। करनी है। ठीक है। अब यहाँ आपने, ये स्टेटस को है, ये डिजायर्ड स्टेट है, मीन कि आप ऊपर जाना चाहते हैं, इसका मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये चेंज है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो सारी उम्र इधर ही रहिए। ठीक है। अच्छा, अब देर आर टू फोर्सेस। बिल्कुल ये है कि ये आपकी, ये देखें एरो जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ये कहते हैं यार कुछ ना करो, कोई फायदा नहीं। जो ड्राइविंग फोर्सेस है वो कहते हैं नहीं यार हमें ऊपर बेहतर होना है, इधर इधर की तरफ आना है। ये देखिए ऊपर। ठीक है। अब अगर आपकी ड्राइविंग फोर्सेस डोमिनेंट हुई तो आप इधर आ जाओगे, और अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस पावरफुल हुई तो जाहिर बात है वो आपको चेंज की तरफ नहीं लाएंगी, लिहाजा आप इसी पे रहोगे, स्टेटस को की तरफ। तो ये माय डियर, ये वाला एरिया कब आप हासिल करते हो? जब जब आपकी ड्राइविंग फोर्सेस ग्रेटर हो, ड्राइविंग फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। अब ये मॉडल इस हवाले के साथ है कि कोई भी कंपनी जो है उसका जो स्टेटस को, वो करंट सिचुएशन होती है, और अगर वो करंट सिचुएशन में रहते हैं तो जाहिर बात है चेंज नहीं आएगी। चेंज लाने के लिए उन्होंने इम्प्रूव करना है। ये चेंज है जो कि आप यहाँ से निकल के यहाँ आना चाह रहे हैं और आपने डिजायर्ड स्टेट को बढ़ाया। अब यहाँ तक आने के लिए ये फिर इक्विलिब्रियम आ गई है, लेकिन अब उसके लिए ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो आपको हिंडर कर रही हैं, जो इनहिबिट कर रही हैं। देख लो, मैं दोबारा अल्फाज, इनहिबिट का मतलब है जो माने, तो रोक रही हैं, रिस्ट्रेनिंग, जी सर। जो ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है। और ये फोर्सेस आपको एक्चुएट कर रही हैं, स्टिमुलेट करती हैं, इम्पल्स करती हैं कि नो करो यार, करो करो करो, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा। और अगर ये पावरफुल हुई तो आप इधर चले जाओगे।
और अगर ये पावरफुल नहीं है तो फिर जाहिर बात है आप इधर ही रहोगे, और जब आप इधर ही रहोगे तो चेंज नहीं आएगी। दिस इज द पॉइंट माई, गॉट इट? Right, sir. Right, sir. ओके, now my dear, carrying out a force field analysis. To carry out a force field analysis, follow the following steps. List all forces for change in one column and all forces against change in another column. Assign a source to each force from 1 weak to 5 strong. Draw a diagram showing the forces for and against and the size of the forces. ठीक है जी? और a model built on this idea that forces, persons, habits, customs, attitudes, both drive and restrain change. It can be used at any level, personal, project, organizational network, to visualize the forces that may work in favor and against change initiatives. The diagram helps its user picture the tug of war between forces around a given issue. तो ये जो टग ऑफ वॉर है ना, ये इसका मतलब है कि आपस में ये टग ऑफ वॉर है। ये फोर्स हमें नीचे की तरफ हमें कुछ नहीं करने देती, ये फोर्सेस हमें ऊपर उठाती हैं। इनमें जो आपस में चपकलश है, इसको उन्होंने टग ऑफ वॉर का नाम दिया। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है ना जी? और दिस इज द टग ऑफ वॉर। जैसे आप दोबारा ये इस पिक्चर को फिर आप देखें तो ये क्या है, ये देखिए, ये चीज़ वही है लेकिन थोड़ा सा ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, ये उन्होंने नेगेटिव शो किए हैं। और जाहिर बात है जो नेगेटिव चीज़ होगी वो आपको डाउन की तरफ, यहाँ उन्होंने इक्विलिब्रियम लिख दिया। पहले वाले में उन्होंने क्या लिखा था? स्टेटस को, चॉइसेस। तो दिस इज प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अब जो फोर्सेस ये ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, ये +1 2 3 4, ये आपकी ड्राइविंग फोर्सेस हैं। और ये आपको मतलब है कि जी, ये अगर आप इससे नीचे की तरफ आते हैं तो लोअर है, इससे ऊपर जाते हैं तो हायर है। तो चेंज अगर लानी है तो हमने इधर की तरफ हमें जाना होगा। ये हमारी ड्राइविंग फोर्सेस है, ये हमारी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस है। माय डियर, ल्यूमन फोर्स फील्ड एनालिसिस में ये चीज़ों को बार बार वही ज़रा बताया जा रहा है। ये फोर्सेस फॉर चेंज है, ये फोर्सेस रेजिस्टिंग चेंज है, ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं। ठीक है? और ये हम ये फोर्स, अब ये आप कोई, अगर आपकी ये वाली फोर्सेस ज़्यादा हैवियर हैं तो चेंज नहीं आएगी, अगर ये होगा तो चेंज आ जाएगी। दिस इज व्हाट, तो वी कैन सी दिस वन कि फोर्सेस फॉर चेंज में ये है जी आपकी लाइकवाइज कि ये फोर्सेस अगेंस्ट चेंज है, ये फोर्सेस फॉर चेंज है। आउटकम्स वांट न्यू प्रोडक्ट्स, improve speed or production, raise volume of output, maintenance cost increasing। ठीक है, ये आपके देखें इधर। तो लेकिन इधर हमें क्या है कि जो अ, इसमें ये चीज़ हो सकती है वो क्या है? लॉस ऑफ स्टाफ ओवर टाइम, स्टाफ फ्राइटेंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखा, वो ये है जी कि वो डर है कि जी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, स्टाफ कहता हमें निकाल देंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्निक, जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कोई नेगेटिव है, कॉस्ट बढ़ सकती है, डिसरप्शंस हो सकती है। तो ये वो आपकी वन ये 2 3 4 जो इन्होंने यहाँ बनाए हैं, और ये बेसिकली फोर्सेस को उन्होंने मतलब है कि जी, तो ये ड्राइविंग है। अब ये प्लान अपग्रेड फैक्ट्री मशीनरी। तो दिस इज द पॉइंट। नाउ हाउ टू कंडक्ट, हमने इसको कैसे कंडक्ट करना है। और तो ये पहले भी ज़रा थोड़ी सी बात, डिस्क्राइब द करंट सिचुएशन, describe the desired situation, identify where the current situation will go if no action is taken, list all forces driving change toward the desired situation, list all the forces resisting change toward the desired situation, or discuss and interrogate all of the forces that they are well applied। अच्छा, अब देखें हम इस काम को करने के लिए
हमें स्किल भी चाहिए, और गुड लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. टू, the ability to capture comments and help the group to distill them into an action plan that minimizes, removes the negative forces and maximize the positive forces. तो पहले तो हमारे पास हम लोगों को सुने, गुड लिसनिंग होनी चाहिए, और फिर क्या है कि हम जो हमने उसकी बेसिस के ऊपर प्लान, तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक एक्शन प्लान की ज़रूरत होती, और उसके अंदर जो नेगेटिव फोर्सेस को हम रिमूव करें कम से कम, और जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं उसको हम बढ़ाएं. तो दिस इज़ द वे. अगर आप ये करने में कामयाब होंगे तो लोगों में चेंज आ जाती है. क्लियर है? हेलो जी जी. हाँ सर, जी, आवाज आगे. कट रही है? जी सर, चलें सर. अच्छा जी, अब क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज. अच्छा, हम क्यों चेंज होना चाहते हैं? देयर इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू चेंज और एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है. इंडिविजुअल चेंज ये है कि वकास और अली इंडिविजुअली बदलना चाहते हैं, और दूसरी एक चेंज कौन सी होगी? जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है. मीन आप वकास सफायर में काम कर रहे हो, तो सफायर एज ए होल अपने आप को बदलना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगी. तो दैट इज व्हाट. तो जो हमारी इंडिविजुअल चेंज है, इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज reside in basic human characteristics such as perceptions, personalities and needs. अच्छा, आप देखें बेटा जी, ये उन्होंने कहा है कि असल में आपकी जो रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल की होती है वो कहाँ है? आपके ह्यूमन मीन आपकी आपके अंदर पाई जाती है. ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटीज हैं, दो बातें उन्होंने, आपकी परसेप्शन और आपकी पर्सनैलिटीज, और आपकी ज़रूरत नीड, तीन चीज़ें. ठीक है. अब परसेप्शन मीन कि आप परसीव चीज़ों को कैसे करते हैं. अगर आप डायनेमिक बंदे हो और आप समझते हो कि यार दुनिया ये है और प्रोग्रेसिव सोच रखते हो, तो आप हमेशा अपने आप को चेंज लाने के लिए तैयार रखते हो. जैसे अगर मैं एज ए टीचर, अगर मैं सोचूं कि यार मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और मेरी जॉब बस लग गई है, तो बस ठीक है, पढ़ाने की क्या ज़रूरत, नए कोर्सेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे पैसे तो मिल जाएंगे. अब ये मेरी परसेप्शन है, चूंकि मैं परसीव ऐसे कर रहा हूँ. और अगर दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि यार ठीक है, मेरी जॉब पक्की है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने आप को बदलना है, चूँकि नॉलेज ऐसा सा बदलता है, कॉन्सेप्ट बदलते हैं, थ्योरीज बदलती हैं. मैं स्टूडेंट के सामने जब जाऊं तो मेरा नॉलेज अपडेट होना चाहिए. अगर मेरा नॉलेज अपडेट नहीं है तो मुझे बड़ी गिल्ट फील अगर हो, या मैं लोगों को सामना नहीं कर सकूंगा. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. अब ये परसेप्शन अगर आपकी प्रोग्रेसिव है तो आप चेंज लाने वाले होंगे, और अगर आपकी परसेप्शन नहीं है कि यार आज तो ये है, बस दुनिया में तो हमने चले जाना है, तबाह हो जाना है, मर जाना है, तो फिर क्या फायदा. तो इसका मतलब आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं है, दैट्स वाई चेंज नहीं आएगी. इसी तरह आपकी पर्सनैलिटीज की करैक्टरिस्टिक्स, अगर पर्सनैलिटी आपकी बड़ी अग्रेसिव किस्म की है, तो आप हमेशा अपने आप को तैयार रखोगे चेंज लाने के लिए. और अगर पर्सनैलिटीज आपकी डम्प है और कोई उसमें तो विकास, आपकी पर्सनैलिटी, आप पर्सनैलिटी वाइज चेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं या रेजिस्ट करते हो? सर चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए अगर एनवायरनमेंट में और अच्छा, कंपटीशन अभी में कोई सस्टेन रिसेंटली करना कोई है. चेंज आपके अंदर क्या आई हुई है? सर रिसेंटली चेंज ये आई है कि मैंने एसएपी सॉफ्टवेयर है एक हमारे ऑरेकल के बाद जो वर्ल्ड में टॉप पे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने ठीक की है. कोशिश कर रहा गुड हूँ. गुड जी गुड सर. गुड. वंडरफुल. अली, आप बताइएगा. हेलो जी जी. सर, जी अभी तक कोई बताइए. चेंज नहीं आई सर मेरे अंदर तो सर. अच्छा. अच्छा, गुड.
नहीं गुड सर। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं आपको सुन रहा था, वो जो हमारे ICMAP मुल्तान के अंदर आपकी जो एड उसमें आप हैं, जी सर। बड़ी पर्सनैलिटी आपकी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप और वेल ग्रूम्ड थैंक हो। यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। वेल ग्रूम्ड हो। और वैसे एक मेंटली होता है ना कि बंदा कहता है जी कि ये सर मेरे अंदर चेंज आई है, या मैं ये चेंज, चले आप चेंज क्या लाना चाहते हैं आप अपने फ्यूचर में? सर मैं चेंज सर स्किल्स गेन करना चाहता हूँ सर। जैसे जो हम पढ़ रहे हैं सर, इसकी मुझे नॉलेज तो है, लेकिन सर कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है सर। अच्छा, एक्सपीरियंस तो लेना ये है। सर। जी सर। अच्छा, ये इंशाल्लाह सर। हमारे हमें प्लीज अनीक शाहिद साहब, वेलकम अनीक। आप मुझे सुन रहे हैं अनीक? सर न्यू स्टूडेंट। जी जी, यहाँ अपीयर हो रहे हैं, नेम उनका आया हुआ है, अनीक शाहिद। अनीक, आप मुझे सुन रहे हैं जी? आप एक्सक्यूज मी, अनीक साहब आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज? एक्सक्यूज मी अनीक साहब, आप मुझे सुन रहे हैं जी मिस्टर अनीक? सर म्यूट ना हो वो। नहीं, लेकिन वो मुझे तो सुन रहे होंगे ना। सर वो सुन रहे होंगे लेकिन आपको जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। अच्छा 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 अच्छा, और म्यूट कौन करते हैं? सर ये बैकएंड सही होता है, क्योंकि अभी मुझे भी म्यूट किया था एडमिन ने और उसके बाद फिर अनम्यूट खुद ही किया है, तो प्रॉबेबली प्रोसेस कुछ। चले उसमें वी आर रिक्वेस्टिंग टू दी कंसर्न पीपल के मिस्टर अनीक जो है उनको अगर म्यूट हैं तो उनको जरा काइंडली अनम्यूट करें, ताकि आई जस्ट वुड लाइक टू हैव अ डिस्कशन विद दैट जेंटलमैन। अच्छा जी, एनी हाउ, तो जी अली अली मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, आप वकास आप की क्या है फ्यूचर में? आप चेंज, आप चेंज अडेप्टर हो? आप चेंज एक्सेप्ट करते हैं आप? सर बिल्कुल चेंज अडेप्टर होना होना पड़ता है, क्योंकि अगर चेंज आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी और कंपटीशन और मार्केट आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएंगे। अगर जो बिल्कुल। सोसाइटी की वजह से आपको करना पड़ता है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है या रिस्ट्रेनिंग फोर्स है? सर ये ड्राइविंग फोर्स है सर, सोसाइटी आपको मोटिवेट कर रही है कि आप ये करें। एग्जैक्टली, ये ड्राइविंग फोर्स है। और इसके लिए ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक और वैसे टर्म बड़ी उसे कहते हैं डिक्टेशन। यू आर बीइंग, आप कह सकते हैं डिक्टेटेड। कि सर आई हैव टू ब्रॉट अ चेंज बिकॉज आई एम बीइंग डिक्टेटेड बाय द सोसाइटी, और इफ आई एम नॉट अपडेटिंग माई सेल्फ तो आई मे बी वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट। तो राइट सर। मार्केट आपको और इन्वायरमेंट आपको मजबूर कर रहा है कि आपको अपग्रेड अपने आप को रखना है। आपको कंप्यूटर के अगले मॉडल पे जाना होगा, अगले सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ टाइम के बाद विकास का नॉलेज ऑब्सलीट हो चुका होगा, और उस सूरत में फिर मार्केट आपको कुछ नहीं पूछेगी। दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी चेंज। ठीक है, तो डिक्टेशन नेक्स्ट। का वर्ड मैं चाहूंगा कि आप लोग ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कि आप बोला करें कि कंपनीज आर बीइंग डिक्टेटेड और कंपटीशन इज डिक्टेटिंग अस, मीन के हमें मजबूर कर रहा है कि हम कुछ करें। ठीक है ना जी? तो ये बड़ा खूबसूरत एक वर्ड है, डिक्टेशन। अच्छा जी, ओके। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? ये जो रेजिस्टेंस वाली जो हमें करती हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस के फैक्टर्स, या देखें, फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब इज वन ऑफ द बेसिक रीजन। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इस किस सेंस में है कि आप चाहते हो कि यार मैं जहां हूं वहीं रहूं, क्योंकि अगर चेंज आएगी तो मेरी जॉब खुस जाएगी। दिस इज व्हाट, so because it threatens their feeling of safety। स्टेटस को भी एक बहुत
जो लोग कहते हैं यार बस ठीक है यार, जहाँ आ गए बस वहीं ठीक है, कौन ऐसा करे, ये करें वो करें, तो ये स्टेटस को में रहने वाले लोग जो हैं ये रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर आपका ये है कि लेकिन भी आपके जो कुलीग्स हैं उनका प्रेशर समटाइम होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। बाज़ का आप कहते हैं यार मैं चेंज लाना चाहता हूँ, लेकिन आपके चार दोस्त हैं वो कहते हैं यार छोड़ो यार क्या करना, बस ये वो। दैट्स व्हाई आई मीन यू आर नॉट ऑप्टिंग, चूँकि पीयर प्रेशर है। अगर आप अकेले रिवॉल्ट करोगे तो मुश्किल हो जाती है, आपकी फैमिली के अंदर बाकी लोग नहीं मान रहे जो आप करना चाहते हैं, दैट इज अ पीयर प्रेशर, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट डूइंग। तो डिसरप्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, तो देखा बाज का था आप के दो दोस्तों में रिलेशन खराब हो सकते हैं, दैट्स व्हाई चेंज लाना चाहते थे लेकिन आपने स्टॉप कर लिया अपने आप को। और सोशल डिस्प्लेसमेंट, बाज का था आप एक बहुत बड़ी चेंज लाने से मुआशरे में लोग आपका हुक्का पानी भी बाज़ बंद कर देते हैं, ठीक है, और लोग आपको एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं अपने सोसाइटी से, ग्रुप से, वो नहीं नहीं, बस बाइकआउट कर दें। मैं उसकी थोड़ी सी एक बात, वैसे आप जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे जो क्रिकेटर थे वो कौन थे बेसिकली? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन थे ना। अब जी सर। ये बहुत बड़ी चेंज थी कि आप एक इम्ब्रेस कर रहे हैं मज़हब को, दूसरे को। तो आप देख लो, अब उनकी बहुत सारे लोगों ने जो क्रिश्चियन होंगे उनके, मुमकिन है उनकी फैमिली ने भी उनको निकाल दिया होगा, यार सॉरी ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, और यस सर। माइट बी ही मे बी। तो ये समटाइम ये सारी फैक्टर्स हैं। तो बाज़ का मैं हो सकता है दिल में चाहूँ ऐसा, लेकिन मैं सोशल डिस्प्लेसमेंट की वजह से और इंटरपर्सनल रिलेशन की वजह से या फिर और चीज़ें हैं उस वजह से मैं ना करूं। तो ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम नहीं करना चाहते। अब आइए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस टू चेंज, ये हमने पढ़ी थी इंडिविजुअल। अब ऑर्गेनाइजेशन भी बाज़ का इनर्शिया का शिकार होती हैं, सुस्त रवि का, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी मतलब है कि चेंज लाना नहीं चाहते, ठीक है। और देख लें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग चेंजेस नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं और वहाँ पे भी सिलेबस वही चल रहे हैं, बाज़ का 20-20 साल पुराने सिलेबस हैं अभी भी पढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब पीपल आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स चेंज चेंज चेंज। तो जब यूनिवर्सिटी एज ए होल नहीं अपने आप को बदलती तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस टू चेंज है। अब organizational resistance means the change is resisted at the level of organization itself. Some organizations are so designed that they resist new ideas. This is specifically true in case of organizations which are conservative in nature. Here, a majority of the business firm are also resistant to changes. So the major reason for organizational resistance are threats to power and influence, ठीक है। अब देखना, जब आप थ्रेट टू पावर एंड इन्फ्लुएंस है, आप एक जगह आपकी ऐसा करने से आपकी ताकत, आपका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, तो यू मे नॉट बी एबल। जिस तरह हमारे बहुत सारे सिंध में जो जागीरदार हैं वो स्कूल इस वजह से नहीं खोलते कि जनाब अगर बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो कल को हमारा कहना कौन मानेंगे। दैट्स वाई उनकी पावर और इन्फ्लुएंस चैलेंज होती है और चेंज आने से, एजुकेशन से। दैट्स वाई दे आर नॉट freely opting the education and opening of universities. Group inertia is also one. ये inertia क्या होता है जी? प्लीज। नहीं पता सर, आप बता दें। सर अली, फोर्स होती है सर। फोर्स होती है। हाँ जी सर एक मिस्टर बार याद करने, अनीक, सर एक पढ़ा अनीक। हुआ है सर। अच्छा बेटा जी, इनर्शिया
सर जो रेजिस्टेंस को कहते हैं सर मेरे ख्याल से सर। नो 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 इनएक्टिव जो है ना, आप सुस्त, जिसमें जी सर। आप एनर्जी ना हो, जी सुस्ती, सर। इनर्शिया उसको कहते हैं। यस सर। यस सर ठीक है। थैंक यू। आप लोगों का बड़ापन है, आप जो मैं बात कहता हूँ मान लेते हैं आप। सर आप कह रहे हैं गलत तो नहीं होंगे ना सर? तो इनर्शिया का जो बंदा शिकार होता है ना, तो वो इसका मतलब है कि वो बस वो तब्दीली नहीं लाना चाहता। ठीक है, कभी वो पंगी चरसी को देखिएगा, वो बड़ा इनर्शिया का उसमें होता है। किसमें देखा सर? जहाँ वो पंगी है, चरसी है, वो यस यस। बेचारा देखा वो एक्टिव तो नहीं होता इतना। जी सर। ठीक है, तो इसी तरह जो मेंटली तौर पे कुछ नहीं करना चाहते, वो इनर्शिया बेसिकली। और हम बहुत हद तक का इनर्शिया का शिकार है। हमारा पब्लिक सेक्टर इनर्शिया का शिकार है, क्योंकि वो चेंज को ऑप्ट ही नहीं करते। तो जो ग्रुप इनर्शिया है ना, वो ग्रुप इनर्शिया यह है कि यार हम 4 लोग हैं, अच्छा यार कोई नहीं, बस ठीक है जी, बस ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक, गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है बाज का, वो आप कुछ करना भी चाहें तो आपका स्ट्रक्चर आपको नहीं करने देता। मतलब रूल्स इतने अजीब से हैं, फाइलें लेट हो जाती हैं, साइन नहीं होते, जिसे रेड टेपिज्म कहते हैं। अब आप एक कुछ करना भी चाह रहे हैं बट यू कैन नॉट डू। रिसोर्स आई मीन ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, या लाइक ये कांस्टेंट नहीं है, ये गलत होगा। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या आपके पास रिसोर्सेज ही कम है और संक कॉस्ट। ठीक है, मतलब वो चीज़ आपकी कॉस्ट इतनी उसके ऊपर लगी हुई है कि वो रिकवरेबल नहीं है, और वो मज़ीद अगर आप उसे छोड़ के किसी और जगह जाते हो तो आपको बड़ी और कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो दैट्स वाई आई मीन वो पैसे इतने प्लांट में लगे हुए हैं, अब उस प्लांट को हम छोड़ के किधर जाएं, मुश्किल है। दैट्स वाई हम कहते हैं यार बस ठीक है, यही काम हो रहा है, चलने दें। ठीक होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें जी? सर नो ये सर। जो सारी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रेंट्स हैं, ये अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई की जाए तो सम हाउ ये वैलिड है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसको हम अपने कल्चर के अप्लाई करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो इन सारी चीजों को रजिस्ट करता है तो वो सरवाइव कैसे करेगा? हाँ हाँ, नेचुरली। अब नहीं, इसका मतलब ये आप लेंगे कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ मुआवजा करोगे तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इनर्शिया नजर आएगा। बिल्कुल। वो चेंज को ऑप्ट करने वाले इतने नहीं हैं। और प्राइवेट सेक्टर चूंकि बराह रास्त मुकाबला, और उसने उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, दैट्स वाई वो अपने यहाँ चेंजेस लाएंगे। तो दैट्स वाई आई राइट। थिंक पब्लिक सेक्टर में इनर्शिया ज़्यादा है, वो चेंज को ऑप्ट नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने चूँकि कंपटीशन में सरवाइव करना है, रहना है, डिफ्रेंशिएशन लेनी है। अब वापडा क्यों नहीं अपने आप को बदलता है इतना ज़्यादा? बस वो देख लो, लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। ठीक है ना जी, और उसका बर्डन पब्लिक के ऊपर डाल देते हैं बस। अगर यहीं पे अगर कंपटीशन हो, पाकिस्तान में 5-6 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हों, तो फिर लगे पता कि बापडा किस तरह सर्वाइव करता है। बिल्कुल तो सर, दिस इज व्हाट। कंपटीशन उनको डिक्टेट करेगा कि वो हाँ चेंज वो की तरफ है। करेगा, लेकिन अब चूंकि एक पब्लिक सेक्टर है, प्लस मतलब है कि जी उनका मुकाबले में कोई नहीं, तो वो कोई परवाह नहीं है उनके। कभी दफातर में जाके देखें, इन्वायरमेंट से पता चलेगा, लोगों से मिल के देखें, वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगी, जो जिस वे में आपको ट्रीट करेंगे वो अजीब सा होगा। तो कस्टमर अप्रोच तो वहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप सफायर में जाएंगे तो वहाँ मामला डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है ना जी, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट वो अफोर्ड नहीं करती। तो जी अब आपने उस रेजिस्टेंस को ओवरकम भी तो करना है ना। मतलब आपने जो रेजिस्टेंस हो रही है, जो चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं, उनको जब आप ब्रेक करोगे, ज़ाहिरी बात है आपकी जो ब्लॉकिंग इनहिबिटर्स रेजिस्टिंग फोर्स को मिनिमाइज करेंगे, तो ये ओवरकमिंग है बेसिकली।
अब ओवरकम कैसे हो सकता है? ये कॉटर एंड Schillinger suggests that there are 6 ways of overcoming resistance to change. वो कहता है जी आप इन तरीकों से अपने आप को जो जो चेंज में लाने में जो रेजिस्ट करती हैं चीज़ें, उनको इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है। ज़ाहिर बात है, जहालत है, लोगों को पता ही नहीं है, आप उस चीज़ को जानते ही नहीं, और हमेशा जब आप उस चीज़ को जानते ही नहीं है ना जी, तो वो उससे खौफ आता है हमेशा, और चूंकि खौफ आता है दैट्स वाई आप उसके लिए करने के लिए तैयार ही नहीं। लिहाजा बेटा जी, अगर आपने रेजिस्टेंस के ऊपर ओवरकम करना है तो एजुकेशन दीजिए और लोगों को सही कम्युनिकेशन दीजिए, तो लोगों को सही सिचुएशन का पता चल जाएगा, और पता जब चलेगा तो फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? नंबर 2, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने पार्टिसिपेट नहीं की होती और आप उसके मुखालफत में होते हैं। अच्छा, जब आप चीज़ों को करने जाते हैं खुद, तो आपको पता चलता है यार ये तो चीज़ ऐसी है। जब आप इन्वॉल्व होते हैं, आप कहते हैं यार ये तो फायदेमंद है, बल्कि नुकसानदेह नहीं है। तो दैट्स वाई उसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम आप कर सकते हो। इसी तरह फैसिलिटेशन है, सपोर्ट है, कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें। फिर इस तरह मैनिपुलेशन एंड को ऑप्शंस। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप चीज़ों को उसको जिस तरह प्राइसेस हैं, आप उसको मैनिपुलेट करते हैं या चेंजेस ला के देखते हैं। खासकर अब देखो चेंजेस क्या होती है कि आपने उस चीज़ को करके देखा, मैनिपुलेट किया, और बाद में पता चला ये तो रिजल्ट भी अच्छे हैं। निगोशिएशन है एंड बार्गेनिंग है। आप पहले दूर बैठे थे तो निगोशिएट कभी नहीं किया, तो आपने कहा यार ये तो, लेकिन जब आप निगोशिएट करने गए तो फिर चीज़ों का इदराक हुआ भी ये तो ऐसे। और एक्सप्लिसिट और एंड इम्प्लिसिट क्वेश्चन, ये बताएं क्या होता है जी? क्वेश्चन क्या होता है? ये लॉ की टर्म है बेसिकली। नहीं पता सर। हाँ जी, सर अली अली आप सर लॉ लॉ पढ़ा हुआ है? सर लॉ लॉ बिजनेस लॉ वगैरह? जी सर, पढ़ा हुआ है सर। और किसी को कोई काम करवाने के लिए कहना सर, उसके ऊपर जबर करना। हाँ, तो काम कहने के लिए मतलब जब आप किसी को थ्रेट करते हो कि मैं या मार दूंगा थ्रेट आपको। जबर करना, या सर यस, क्वेश्चन। इंटिमिडेटिंग टू किल और टू थ्रेट और टू डैमेज। यस कि सर। जी मैं आपको ये नुकसान कर दूंगा, मैं मुक्का मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आपके खिलाफ ये इंटिमिडेशन जो होती है ना, धमकी देना, ये जी सर। क्वेश्चन। तो बाज एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि मैं जैसे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पे आपको कहूँ कि अली अली मैं तो ये कर दूंगा, वकास मैं तो ये करूंगा, मैं देखता हूँ आप पेपर किस तरह पास करते हैं, ये एक्सप्लिसिट है। और ऐसी है सर। इम्प्लिसिट क्वेश्चन ये होता है कि मैं जिक्र तो ना करूं, लेकिन आपको पता है कि ये मेरे बॉस हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं और मुझे मेरी प्रमोशन ना होगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बट मेरी अथॉरिटी बता रही है कि मैं शायद कुछ ऐसा कर लूं, लेकिन मैंने जिक्र भी नहीं किया। सर पेपर दिया और हुआ ये है सर, वो निकलवा दें सर। ठीक है ना जी, तो ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो आप इम्प्लाइड, मतलब वो कहा नहीं गया लेकिन यू परसीव इट कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। राइट क्लियर? सर। तो ये माय डियर, अब अगर आप इन चीज़ों को बेहतर करते हो तो आपकी जो रेजिस्टेंस टू चेंज है वो क्या हो जाएगी, आप उसको ओवरकम करेंगे, और ओवरकम करेंगे तो आपकी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस की ताकत कम हो जाएगी, और जब ये ताकत कम होगी तो नेचुरली आई थिंक योर ड्राइविंग फोर्सेस वुड बी हाई। यू गॉट इट?
सर Yes, sir. ये मैनिपुलेशन एंड को-ऑप्शन की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें। देखिए, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है, को ऑप्शन तो इसे यूं समझें कि मैंने कहा कि ठीक है यार, आप विकास, आपके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, हम ये काम मिल के कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप ज्वाइंटली मिलके करोगे तो आप तैयार हो जाओगे। हो सकता है आप इंडिविजुअली तैयार ना होते। हम्म, ये क्या बन गई, को ऑप्शन। ठीक है। मैनिपुलेशन ये होती है कि मैं एक चीज को जैसे हम कहते हैं ना, मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज होती हैं कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि मार्केट में प्राइसेस अगले हफ्ते मेरे एनालिसिस की बेस के ऊपर है कि प्राइसेस मार्केट में चढ़ने वाली हैं, बुलिश होने की हैं, तो दैट्स वाई मैंने परचेज कर लिए शेयर्स। क्यों? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि इन फ्यूचर मेरी गट फीलिंग बता रही है, मेरा एनालिसिस बताता है कि मार्केट ट्रेंड वुड रिमेन अपश। ये मैनिपुलेशंस होती हैं कुछ, आप ना चीज़ों को परसीव करें, देखें कैलकुलेशंस करके। तो जब आपने मैनिपुलेट किया, तो पता चला कि यार मार्केट में भी गोइंग अपवर्ड, सो दैट्स व्हाई आई मेड अ डिसीजन। ये है मैनिपुलेशन। सर ये चेंज को रेजिस्ट कैसे करेगी मैनिपुलेशन, ये नहीं समझ आ रहा। देखिए, चेंज को कि अगर ये मैनिपुलेशन आप ना करते तो आप अड़े रहते उसी बात पे। जब आपने मैनिपुलेशन की तो एनालिसिस के इंडिकेशन आए कि यार ये मार्केट ऐसे होने वाली है, तो आपने कहा चलो, पहले आप रेजिस्ट कर रहे थे, मैंने तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। इज इट? ठीक है। विकास, देखो ना, जी सर। मैनिपुलेशन अगर नहीं करोगे तो आप की फोर्सेज जो नेगेटिव हैं वो वैसी रहेंगी। जब आप उसे मैनिपुलेट करते हो, सोचते हो एनालिसिस के साथ, तो फिर उसमें उसकी रेजिस्टेंस में क्या आएगी? कमी आएगी। वो कमी आ गई तो इसका मतलब है कि आपने ओवरकम कर लिया। राइट सर। क्लियर? जी सर। और को ऑप्शन क्या होती है कि हम मिलके, बाज का, अगर हम, मैं और आप, मैं और अली और विकास मिलके हम कहते चलो यार जॉइंटली काम कर लेंगे, तो आपने कहा हाँ चलो यार ठीक है, शेयरिंग हो गई ना। जी। तो आप 100% रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 33% आप ले सकते हो। क्लियर? जी सर। थैंक यू जी। तो रेजिस्टेंस टू चेंज में क्या है कि रेजिस्टेंस टू चेंज इज द एक्ट ऑफ अपोजिंग और स्ट्रगलिंग with the modification or transformation that alter the status quo. So people will resist change when they perceive it is as threat. They may resign, they may show tardiness, loss of motivation to work, increase absenteeism, request for transfer, wildcat strikes, shoddy work, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। तो देखा, ये टग ऑफ वॉर, वो इधर खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहे हैं, ये है बेसिकली लाइक रेजिस्टेंस टू चेंज। वो कहते हैं जी इधर आ जाओ, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो नहीं आते, तो इसका मतलब दे आर रेजिस्टिंग बेसिकली। नाउ इन फैक्ट मैनेजिंग रेजिस्ट टू चेंज में एजुकेशन, ये जो अभी हमने बात की, ये बेसिकली एक और स्लाइड है, ये वही चीज़ थी जो ये मैंने बात कही है ये। तो इसको ज़रा दोबारा देख लें। एजुकेशन और कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, मैनिपुलेशंस। देखा अब क्या है कि सिचुएशन वेयर अदर टैक्टिक्स विल नॉट वर्क आर टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आप उसको फिर मैनिपुलेट करते हो उन चीज़ों को। और एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट क्वेश्चंस लाइक, ये माय डियर, ये सिर्फ एक इस वजह से थी कि ये चेंज को शो कर रही है। ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, कलर देखिए, ग्रीन से आप ऐसा सा किस में कन्वर्ट हो गए? रेड में। रेड में। तो ये क्या थी? चेंज आ गई ना यहाँ से इधर।
लेकिन ये चेंज देखें, यहाँ से थोड़ी सी होते 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 ये रेड में चले। तो ये बड़ा इस हवाले के साथ ये चेंज प्रोसेस है। ग्रीन हैव बीन कन्वर्टेड इनटू रेड। और अब अगर इसको नेचुरली देखा जाए तो अल्लाह का निज़ाम है, इसके अंदर जो चीज़ें होती होंगी ऐसा ऐसा उसमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जी ये टू टाइप्स ऑफ चेंज, ये चेंज एक होती है रैपिड डायनामिक, और ये कौन से इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं। देखो, जो चेंज सडन ऐसे जाएगी ये रेडिकल चेंज है, और रेडिकल चेंज और ये चेंज जो है इंक्रीमेंटल चेंज है। चेंज अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इंक्रीमेंटल स्टेजेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट। ये आपने कोई R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और कोई नई चीज़ आपने निकाली, देखा उसको एकदम जो इस लेवल पे थी आप इस लेवल पे आ गए। ये जो लेवल आपने इतना आया, ये रेडिकल चेंज है। ठीक है, जिसको डायनामिक चेंज कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस। ये स्टेप, अब दो चीज़ें होती हैं कि आप या तो स्लो एंड स्टडी या फिर आप डायनामिक चेंज करो। लेकिन रिमेंबर, इसके लिए आपको हमेशा आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नई चीज़ लानी होती है। फैसला आप हैं, कुछ हम रेडिकल होता है, कुछ हम ऐसा सा इम्प्रूव करते हैं या उसको लेके आते हैं। नाउ ये एक फिगर रिस्पॉन्सेस टू चेंज में हम क्या है कि ये फैक्टर्स साइकोलॉजिकल, सोशल, पर्सनली, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर हम चेंज, इंट्रोड्यूसिंग चेंज, फिर ये एक प्रोसेस है, रेजिस्टेंस टू चेंज होती है, फिर हम मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन करते हैं, फिर ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस हम करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये एक्सेप्टेंस टू चेंज, हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखें, पहले हम चेंज को इंट्रोड्यूस किया, फिर नॉर्मली लोग रजिस्ट करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी चेंज ऐसा सा आना होती है, फिर हम ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम उसे एक्सेप्टेंस टू चेंज की तरफ ले जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी। तो आप नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि ग्रीन से रेड हो जाए। देखा, आपने पहले चेंज का पता चला, फिर रेजिस्टेंस आती है, फिर लोग अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, अल्टरेशन, फिर ग्रेजुअली एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या जो टाइम लगता है, वो आप दोबारा क्या है वो कि यहाँ आप रीफ्रीज कर लोगे। ये जो आप थे, ये अभी क्या थी, ये वो रीफ्रीजिंग पॉइंट था। यहाँ आपने चेंज आना शुरू होगी, अनफ्रीजिंग हुई, यहाँ पे आपने फिर वो चेंज आके और उस नई चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो बात वही कर्ट ल्यूवन के मॉडल को आप, तो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस में माय डियर, ये जो अभी हमने एवोल्यूशनरी और ये बात की थी, ये और ये ज़रा इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। Reflecting to nature of change process, most change theories would be grouped in the following 4 categories. ये evolutionary change है, continuous cycle of variation, retentions and selections, ठीक है, among several units regardless of the rate of change. Naturally, the outcome can be radical or gradual depending upon the time distribution of variation, retention and selection of events throughout the organization. एवोल्यूशन ये होता है कि एक चीज़ कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वो आहिस्ता 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 बदलती रहती है, वो हमारी एवोल्यूशनरी होती है। डायलेक्टिक थ्योरी जो होती है वो टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस इन ए प्लूरिस्टिक वर्ल्ड ऑफ ambiguous and contradictory forces and values that compete with one another to get control over other. When status quo is confronted by the opposing forces, so the sufficient power change occurs. तो ये एक एज ए होल बात हो रही है कि जब आपकी कंपटीशन मार्केट आपको हैम्पर करता है, तो फिर आप यकदम फिर एक ओवरऑल सोचते हो कि जी मैंने किस तरह चीज़ों को बदलना है।
अच्छा, जो लाइफ साइकिल थ्योरी है वो भी अगर आप देखें, बेस्ट एग्जांपल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो देखा प्रोडक्ट पहले इंट्रोडक्शन स्टेज पे आई, फिर वो चले गई ग्रोथ में, फिर वो चले गई मेच्योरिटी पे, फिर वो डिक्लाइनिंग की तरफ चले गई। ये भी तो एक प्रोसेस है ना, ये लाइफ साइकिल है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसकी कंसेप्चुलाइजेशन, प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर डिक्लाइनिंग की तरफ चला जाता है, मीन या उसमें आई मीन कंप्लीशन की तरफ। तो ये लाइफ साइकिल है, मतलब ज़िंदगी की लाइफ साइकिल आप अपने आप को करके देख लो कि मेरी और आपकी साइकिल में फ़र्क है। किस तरह? क्योंकि माई एज योर एज, तो आप भी कभी पैदा हुए थे, चाइल्डहुड थी, टीन एज में गए, और अब आप यूथ, और फिर अभी मज़ीद 10 12 20 सालों में आप 40 में जाके फिर आप क्या होंगे, ये 50 के बाद बूढ़े हो जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट साइकिल है। साइकिल का मतलब है हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। So that is basically called the, so in proposes it proposes change process as a linear irreversible sequence of, irreversible का मतलब हम वापस नहीं आ सकते। मसलन जिस एज में अब वकास है, वो वकास 10 साल पहले वाले फेज में नहीं वापस जा सकता। वो जितनी मर्जी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लें, स्किन को आप टाइट कर लें, जो भी, तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब लगूं कि मैं जी 18 साल का लड़का मैं लगना शुरू हो जाऊँ। क्यों अली, इज इट पॉसिबल? नो सर। तो ये जो लाइफ साइकिल ये बताता है कि जनाब इरिवर्स लीनियर इरिवर्सिबल सीक्वेंस का मतलब है कि आप जो है टाइम टू टाइम ऊपर की तरफ साइकिल की तरफ जा, लेकिन वो इरिवर्स नहीं हो सकता कि वापस आप यूथ की तरफ नहीं आ सकते। वापस आप जिस तरह इस वक्त आप यूथ में हैं, तो लेकिन आप उधर नहीं आ सकते अभी कि जी मैं बच्चा बन जाऊं, और बच्चा बिल्कुल वो नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ, आपने किधर जाना है कि अली की इस वक्त एज कितनी है? सर 23। और उस्मान आपकी, बकास आपकी? सर आई एम 29। 29। अब आप 22 में जा सकते हो, नहीं सर। और लेकिन यह है कि अली जो है वो अब 22 में है, लेकिन वो 29 में चला जाएगा, क्योंकि साइकिल है। यस अब सर। वकास 22 में नहीं आ सकता, लेकिन वकास 35 में जाएगा। ठीक है ना जी, ये इरिवर्सिबल सीक्वेंस है। लेकिन बहरहाल एक चेन थ्योरी ये बताती है कि लाइफ साइकिल में वो चेन तो है। और फिर ये teleological theory, it talks about the organization interaction with the external and internal construct and its efforts to reach to define goal. This is deliberate process of reaching to the predetermined goal as the ultimate objective. ठीक है जी, मतलब हमने अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, और वो क्या है, वो एक प्रोसेस टू प्रोसेस होता है बहरहाल। तो ये माय डियर थ्योरीज हैं विच वी हैव गिवन। एनी हाउ, सिंपल पॉइंट इज दिस वन कि दी चेंज, और इसमें जो डोमिनेंट है आज, नो डाउट, ये अगर आप फोर्स फील्ड एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसका मॉडल का जो मेन थीम है माय डियर, वो क्या है? दिस इज द आई मीन जस्ट लाइक एज चेंज प्रोसेस है। और वो क्या है कि अनफ्रीजिंग, चेंज, रिफ्रीज। तो वो चेंज कैसे आती है, उसके लिए फोर्सेस हैं, और वो क्या है, एक स्टेटस को है, एक ड्राइविंग फोर्सेस हैं, और स्टेनिंग फोर्सेस हैं। मतलब ये बाकी वो मेन चीज़ें हैं विच वी हैव इलेबोरेटेड लाइक। अच्छा जी, अभी भी अनीक साहब आपसे मैं मुखातिब हो सकता हूँ जेंटलमैन? जेंटलमैन प्लीज, मिस्टर अनीक। अनीक साहब बिल्कुल नहीं बोल रहे जी, पता नहीं क्या वजह। शर्मीले हैं सर बहुत। मिस्टर अनीक,
ये मैं ऑफिस जो दोज हु आर मैनेजिंग उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर स्पीकर ऑफ है तो काइंडली इनको ज़रा अलाउ करें, ताकि मैं आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद द जेंटलमैन। अनीक शाहिद प्लीज। मिस्टर अनीक। अच्छा जी, चलें एनी हाउ। अच्छा जी, अच्छा जी, वकास एंड अली प्लीज एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर इज वेरी वेल एक्सप्लेन। कोई जनरल क्वेश्चन कर लेना, कोई और। सर जनरल क्वेश्चन मेरा ये है कि जो करंट स्कीम है एग्जामिनेशन की, आईसीएमए की, मल्टीपल चॉइस की, उसके हिसाब से हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि ये एसएम जो है ये एक थ्योरी का एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें मतलब टेस्टिंग की बड़ी एक आप कह लें कि जैसे अकाउंटिंग या कोई फाइनेंस का अगर कोर्स है तो उसमें कोई एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है जिस पे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हम मतलब एग्जाम में आते हैं और हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। थ्योरेटिकल और स्पेशली ये एसएम का जो टॉपिक है, इसमें किस तरह से हम प्रिपेयर करें तो हम वो मल्टीपल चॉइस स्कीम जो है उसमें देखिए एग्जाम देखिए, अच्छी मेरी तरह बात से दे सुनिए। सकते हैं। मल्टीपल चॉइस का जो वो बनता ही एक है, वो विकास आपको इंटेंसिव स्टडी और उसके मीनिंग आपको मतलब कॉन्सेप्ट्स उसकी क्लैरिटी इंतहाई ज़रूरी है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि यही है, अब ये अगर आप कर्ट लीवन अगर वो फील्ड फोर्स एनालिसिस हैं तो ये भी बेसिकली तो अच्छा। अब ये किसने दिया आपको पता होना चाहिए, कर्ट लीवन का है। अच्छा, प्लस उसमें फोर्सेस कौन कौन सी हैं, स्टेटस को क्या है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ड्राइविंग फोर्सेस हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, और हम उन ड्राइविंग फोर्सेस में क्या क्या कुछ हो सकता है, ये क्या है। अच्छा, इसी तरह फिर आप फ़र्ज़ करें, यू शुड बी वेरी मच क्लियर विजन क्या होती है, मिशन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। प्लस गोल किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जी वीडियो क्या है आपका, जो आई मीन रिसोर्स बेस्ड एनालिसिस जो है। और फिर फाइव फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर, अब फोर्सेस कौन सी हैं पांच, ये आप हो सकता है वो इस पे ही पूछ लें। यदि आपको चार फोर्सेस जो ए बी सी डी दी है उसमें एक ठीक है, बाकी गलत है, ठीक है। सर आपके ख्याल से पेपर जो पैटर्न ने चेंज किया सर, एमसीक्यू बेस्ड किया 60%, तो ये सर आसानी एक पैदा कर दी है सर हमारे लिए। तो पहले जी जो जी, सारा रिटर्न होता मेरा था सर। ख्याल है, देखो देखो, आप लोगों को पता क्या है कि मेरे नज़दीक जो आपकी जितना रीडिंग है ना, वो रीडिंग आपकी उसको रटा तो लगाना नहीं है, अब जी सर अंडरस्टैंडिंग रीडिंग है। है सर। जी सर। और रीडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, वो इंटेंसिव वे में। यस सर। अब मसलन मैं अभी आपको कहता हूँ कि जी थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, वकास बताइए कौन सी है। तो मैंने सर काफी अरसे के बाद आज एसएम ओपन किया, मुझे नहीं याद। अली आप बताइए। सर लेवल्स सर इतना याद नहीं है सर। ये फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि टॉप पे कॉर्पोरेट लेवल है, उसके नीचे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जी सर फंक्शन लेवल। फंक्शन है। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि मैं अगर कहूँ जी कि फंक्शनल स्ट्रेटजी का जो गोल होता है वो क्या है, टू अचीव व्हाट, बताइए। नो डाउट वो आपको ऑप्शन देगा ना, तीन चार, जी सर। उनमें से एक सिलेक्ट, लेकिन आपको उसका अगर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज का गोल क्लियर है तो आप उन चार पांच में, चार में से गिवन में से एक पिक कर लो आराम से। सर यही यही आसानी हो जाती है ना सर, अगर आपको भूला भी हुआ है तो आप को अगर ऑप्शन सामने आ जाता है तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है हाँ, सर। कुछ ना कुछ याद आ जाती थी। लेकिन जी मैं सर। आप लोग अभी विकास ने पूछा ना भी वो हम कैसे, वो ये है कि जी
आपको रीडिंग रीडिंग करनी होगी। अब मैं पूछ लूँ ना जी, पॉलिसी और स्ट्रेटजी में फ़र्क क्या है, तो आपको पॉलिसी होना पड़ेगा। अच्छा, फिर जब पॉलिसी और रूल में फ़र्क है, अब रूल और पॉलिसी, अब तो बातों को जब आप करने जाते हैं ना आप बड़े मान्यूट तरीके से सटल, तो फिर तो बेटा जी वो मतलब ज़रा ज़रा सी बात पे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी है। पॉलिसी पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है हमेशा, रूल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैंने जब लिखा नो स्मोकिंग, अब इसका मतलब उसमें ये नहीं है कि बस इस एरिया में नो स्मोकिंग मीन हो सकती है। पॉलिसी इस तरह नहीं होगी। पॉलिसी में हमेशा कुशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे मैं कहूँ जी कि हाँ जी, कि पॉलिसी ये है कि हम इस टाइप के कस्टमर को 5 से लेके 10% तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये क्या है? पॉलिसी। उसमें देखा है डिस्क्रिप्शन, लेकिन जी सर। रूल में डिस्क्रिप्शन नहीं होता। वो कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट, डू और डोंट डू। तो ये इस ऐसी। तरीके के साथ है। आप अभी आप जैसे अब डायनेमिक चेंज और इंक्रीमेंटल चेंज, अब ये सर ये पीछे जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की है सर, एग्जाम पैटर्न, ये सर सिर्फ कोरोना की वजह से किया है या परमानेंटली कर दिया गया सर? नहीं, ये तो परमानेंट है ना। परमानेंट कर दिया गया। राइट सर। जी। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा डियर कि आप लोग इसको चीज़ों को बस उस तरीके से पढ़ें कि मतलब उनके मीनिंग क्लियर हों। ठीक है ऐसे ही ना जी? सर। हाँ, जैसे मैंने कहा जी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो इसके क्या मतलब हो गए? वकास तो आज बहुत दिनों के बाद आए ना, इनको तो माफ़ कर देते। अली आपको माफ़ नहीं कर सकते। आपको हम पता क्या करेंगे जी सर। हैं अली? कोर्स जी सर करेंगे, बताएं। कोर्स, कोर्शन। हाँ जी। जी। सर बस सर तैयारी तैयारी करनी है शुरू। सर मैं एग्जाम्स में फंसा हुआ था सर, अभी तो बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि सर मैं अभी एलिजिबल नहीं हुआ है एसएम देने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। इन्होंने सर चलो, जो पॉलिसी निकाली है सर, वो पीछे से एग्जाम रहता है मेरा एक। अच्छा अच्छा, चलो जब तक वो नहीं होता सर मैं इसको नहीं दे सकता फैब में। चलो चलो, एनी हाउ, बहरहाल नहीं, कहने का मतलब है कि बातें देखो आप छोड़ी। अब वर्टिकल जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है ना, कि जब एक जी सर। फर्म अपने जो इनपुट सप्लायर साइड के बिजनेस को अक्वायर कर ले और उसके ऊपर जी सर। कंट्रोल हासिल कर ले और वो अपना हिस्सा ही एक बन जाए उसका, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब आप ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूशन साइड की तरफ आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप शुरू कर लो, तो उसको हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। राइट सर। ठीक है जी। चलिए जी, नाइस मीटिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।